हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग कर रहे हैं अपने सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी 2026 के लिए कोर्स, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 30 डेज में 30 ऐसे टॉपिक्स को छूने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपके प्रिपरेशन में आपको सपोर्ट करेगा एंड आपको एक डायरेक्शन देगा कि आपको पढ़ना क्या है, आपको क्या करना है, क्या छोड़ना है। उसमें एक थोड़ा आपको ट्रैक पे ले जाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पढ़ाई कर ली है बट बेसिक रिवीजन उनको चाहिए। उनको ये हेल्प करेगा अपनी रिवीजन को ट्रैक पे रखने के लिए। एंड जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनको एटलीस्ट बेसिक जानकारी दे देगा कि आपके कुछ अच्छे नंबर आ जाएं और आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएं। ठीक है, तो आज हम लोग सेकंड क्लास करने जा रहे हैं, जिस सेकंड क्लास में हम लोग अपना जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारा ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऐप पे बहुत सारे कोर्सेज विद डिस्काउंट चल रहा है। जैसे कि हमारा ये टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें कि 15 फुल सिलेबस टेस्ट, 5 जियो इन्फॉर्मेटिक्स का फुल सिलेबस टेस्ट एंड हर यूनिट का अलग अलग टेस्ट, मंथली टेस्ट, इस तरह के बहुत सारे टेस्ट भी आपको मिलेंगे। आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम तो वैसे नहीं है, बट अगर आप चाहो तो ये फुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, इसमें ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इसमें आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो ये वाला कोर्स इसमें इंक्लूडेड है और ये दोनों कोर्स इसमें इंक्लूडेड है। मतलब जितना हायर कोर्स आप लेते जाओगे, नीचे वाली सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। ऑल राइट, अगर आप जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जेआरएफ के लिए भी कोर्स हमारा जून सेशन के लिए एंड दिसंबर 2026 सेशन के लिए, दोनों सेशन के लिए लाइव है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास तक हमने प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट्स के बारे में देखा था। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले तो ये हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है? देखो, अल्फ्रेड वेगनर नाम का एक आदमी था, जिन्होंने 1912 में ये बात ऑब्जर्व करके बताया कि जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, एक समय ऐसा हुआ होगा ये कि सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए होंगे। दैट वाज अ सिंगल लैंड मास। एंड फिर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हुई जिसके कारण ये सारा लैंड मास टूटा और एक दूसरे से दूर गए। एंड एक दूसरे से दूर जाने के कारण क्या होता है कि हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स अलग अलग जगहों पे देखने को मिलते हैं। अब इसके लिए इन्होंने दो टर्म का उपयोग किया। सबसे पहले कहा पेंजिया। ठीक है, यहीं पे मैं लिखते जाता हूं। नाउ पेंजिया क्या है? पेंजिया, जिया मतलब अर्थ को, तो सुपर कॉन्टिनेंट ऑल अर्थ का इन्होंने नाम रखा था पेंजिया। एंड दूसरा शब्द है पेंथलेसा। थैलेसा का मतलब ओशन, तो पेंथलेसा क्या है? बड़ा सा ओशन, जो ओशन का पार्ट है। तो अगर इसको हम लोग थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करें तो ये बीच में क्या था? ये लैंड मास है एंड इसके चारों ओर आपका ओशन फैला हुआ है। अब क्या होता है, समय के साथ ये टूटता है, कुछ कुछ कारणों से ये टूटता है। ठीक है, टूटने के कारण इसमें दो पार्ट बढ़ते हैं। ये टूटा, जो पार्ट नॉर्थवर्ड मूवमेंट करता है उसको कहते हैं लॉरेशिया, जो पार्ट साउथवर्ड मूवमेंट करते हैं उसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो पूरा का पूरा जो ये हमारे आज के लैंड फॉर्म दिखते हैं, ये गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया में जो ब्रेक हुआ था पेंजिया, उसके कारण ही हमें मिलता है। अब पूछा ये जाता है कि इसके एविडेंस क्या है? तो पहला तो एविडेंस है जिग्सॉ फिट। आपने पजल सॉल्व किया होगा जिग्सॉ वाला, आपने उसमें क्या देखा होगा कि ये वाला कॉन्टिनेंट इसमें फिट हो जाता है, ये इसमें फिट हो जाता है, ये इसमें फिट हो जाता है, सब एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। दूसरी चीज उसको क्या मिली कि अलग अलग कॉन्टिनेंट के जो ये कोस्टल बाउंड्री था, वहां पे सिमिलर फॉसिल्स मिले। ठीक है, सिमिलर फॉसिल्स मिले, जैसे मेरोसोरस का फॉसिल मिला, जैसे ग्लॉस्पेटेरिस का फॉसिल मिला। तो इसके कारण उसने क्या कहा कि इतना समुद्र के पार करके अब के समय में मिल रहा है, यानी कि एक समय में ऐसा होगा कि जरूर दोनों जगह जुड़े हुए होंगे। साथ में रॉक स्ट्रक्चर एंड सॉइल स्ट्रक्चर भी दोनों कोस्ट का एक समान मिले। तो इससे इसको क्या समझ में आया कि हो सकता है कि ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स है वो आपस में जुड़े हुए थे। तो इसने ये एविडेंस देने की कोशिश की थी। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। 1900 जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा समय बीतता है, 1960 का समय आता है, तो हेनरी हेस नाम के एक व्यक्ति आते हैं जिन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने बताया कि जो समुद्र के अंदर इन्होंने जो ओशनिक रिजेस देखे, मिड ओशनिक रिजेस देखे, इससे इन्होंने गेस किया कि जरूर ऐसा कुछ होता है, ऐसी कुछ प्रक्रिया होती है कि नीचे से जो हमारे मैग्मा बाहर आता है उसके सॉलिड होने से हमें यहाँ पे नए क्रस्ट देखने को मिलता है, नए ओशनिक क्रस्ट देखने को मिलता है। यानी कि ये क्रस्ट तभी हो रहा है जो दो जो ये लैंड मास है एक दूसरे से अलग अलग जा रहे हैं, तभी तो नीचे से मैग्मा बाहर आ पा रहे हैं। तो उसने कहा कि जरूर सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुआ होगा। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग बिकम्स द एक प्रूफ की तरह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। बाद में 1963 में वाइन एंड मैथ्यूज इसको और आगे बढ़ाते हैं, मैग्नेटिक एनॉमलीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, समझते हैं ये स्प्रेडिंग का, और ये स्प्रेडिंग को और सपोर्ट करता है कि यस, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुआ है। ऑलराइट, तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में। अब
सबसे तेज अगर तुमसे पूछ रही है कौन से ओशन में सबसे तेज स्प्रेडिंग तुमको देखने को मिलती है, तो पैसिफिक ओशन में जो सी फ्लोर है वो सबसे तेजी से स्प्रेड होता है, एंड इंडियन ओशन में कंपैरेटिवली सबसे स्लोअर स्पीड से ये आगे बढ़ता है। इसी के साथ एक आता है टेट्राहाइड्रल हाइपोथेसिस। वैसे तो इसके डिटेल्स में नहीं जाता है कभी भी, बट आपको ये जानना चाहिए कि टेट्राहाइड्रल हाइपोथेसिस लोथरेनियन ग्रीन ने दिया था बहुत पहले 1875 के टाइम में। इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी, जिसमें ये बताते हैं कि इनिशियल जो अर्थ था वो टेट्राहाइड्रल शेप में था, सिंपलेस्ट सॉलिड फिट होने का टेट्राहाइड्रन शेप में था, एंड इसके जो वर्टाइसेस थे उसके ऊपर लैंड मास थे, एंड जो ट्रायंगुलर फेसेस थे उसके ऊपर ओशन था। तो लैंड एंड सी डिस्ट्रीब्यूशन ये किस तरह से टेट्राहाइड्रन के ऊपर बनता है उसके बारे में बात लथोनियन ग्रीन का टेट्राहाइड्रल हाइपोथेसिस करता है। वेरी गुड। अब हम लोग आगे चलते हैं, बेसिक बेसिक बात हमने कर ली, आगे चलते हैं। तो आप मिनरल्स एंड रॉक है आपके सिलेबस में, तो इसमें जो मेजर क्वेश्चन आता है वो आता है कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से मिनरल्स या कौन कौन से रॉक्स पाए जाते हैं। ऑलराइट, तो अगर तुम पूरे अर्थ की बात करोगे, पहले अर्थ के क्रस्ट को देखते हैं। अगर अर्थ की क्रस्ट की बात करोगे तो अर्थ के क्रस्ट का मेजर पार्ट आपको ऑक्सीजन है, ठीक है। अर्थ के क्रस्ट का मेजर भाग ऑक्सीजन से बना हुआ है। उसके बाद सिलिकॉन आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर आयरन आता है, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम एंड बाकी के जो अदर मिनरल्स है वो आते हैं, ठीक है। दो से ज्यादा मिनरल से ही मिलकर कोई रॉक बनता है। रॉक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लस्टर ऑफ मल्टीपल मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं तो रॉक्स बनता है हमारा। अगर ये टोटल अर्थ की बात करें, ओवरऑल अर्थ की बात करें, तो ओवरऑल अर्थ में सबसे ज्यादा आपको आयरन मिलता है, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, निकल, सल्फर एंड कैल्शियम। तो ये दोनों अलग अलग है, ये क्रस्ट की बात हो रही है, ये टोटल अर्थ की बात हो रही है। तो इसमें क्वेश्चंस बनता है, कंफ्यूज मत होना। चलो, अब अगर रॉक की बात करना है तो रॉक क्या है? दो से ज्यादा आपके अलग अलग मिनरल्स मिले, दो से ज्यादा अलग अलग मिनरल्स मिलने के कारण जो चीज बनता है उसको हम लोग रॉक कहते हैं। नाउ रॉक इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। बेसिकली 3 पार्ट में हम लोग उसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। कौन से 3 पार्ट है? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक क्या है? इग्नस शब्द से आता है जिसका मतलब होता है फायर, एक लैटिन वर्ड है, तो फायर से बनता है। तो फायर का क्या मतलब हुआ कि आपको पता है जो एस्थीनोस्फेयर का लेयर है, वो कल के क्लास में हमने बात की थी कि एस्थीनोस्फेयर का जो लेयर है वो मोल्टेन मैग्मा का लेयर है। वो मैग्मा जब बाहर आता है सॉलिडिफाई होता है, तो मैग्मा के ठंडा होने से, मैग्मा के सॉलिडिफाई होने से, क्रिस्टलाइज होने से जो रॉक बनते हैं उसको हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं। अब इग्नियस रॉक को हम लोग प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जिस रॉक का सबसे पहले निर्माण होता है दैट इज इग्नियस रॉक। ओके, चलो, इग्नियस रॉक की प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो इग्नियस रॉक की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये यूजुअली हार्ड होता है, ठीक है, इसकी हार्डनेस अधिक होती है यूजुअली, लेकिन विद टाइम इसमें वेदरिंग होने का ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं। टेक्सचर की अगर तुम बात करोगे, अगर इग्नियस रॉक के टेक्सचर की बात करोगे तो अगर इसकी फास्ट कूलिंग होती है, जैसे सतह पे आ गया आपका मैग्मा निकला, मैग्मा सरफेस पे आ गया, सरफेस पे आने के कारण उसकी फास्ट कूलिंग हुई, फास्ट कूलिंग होने का कारण होता है फाइन ग्रेन डेवलप होता है। तो जब भी बहुत जल्दी ठंडा होगा आपका इग्नियस रॉक तो वहां पे आपको फाइन ग्रेन्स मिलेंगे, पर अगर वो जमीन के नीचे ठंडा होगा तो वहां पे आपको स्लो कूलिंग होती है तो कोर्स ग्रेन मिलेंगे, बड़े चट्टान नुमा ग्रेनाइटिक तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, ये जो इग्नियस रॉक होता है ये कभी भी स्तर में नहीं मिलता, स्ट्रेटा फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक। लावा दिख सकता है, लावा का लेयर दिख सकता है, लेकिन रॉक अपना स्ट्रक्चर, अपना लेयरिंग नहीं बनाते हैं। अब आपको पता है क्योंकि एक सिंगल रॉक स्ट्रक्चर है तो यूजुअली ऐसा होता है कि फ्यूज्ड रहते हैं आपस में, तो पोरोसिटी यानी कि पानी की जो नीचे जाने की संभावना है वो कम होती है, तो लो पोरस होता है, पोरोसिटी कम होती है। इसलिए इग्नियस रॉक स्ट्रक्चर में देखोगे कि वाटर लेवल कब समस्या हमेशा वहां पे रहती है। फॉसिल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं, फॉसिल्स मिलेंगे कैसे? जानवर दबेगा, इतना फायर है, जल जाएगा, ठीक है। तो फॉसिल्स इसमें हमको नहीं देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक कहते हैं। अब इग्नियस रॉक के बेसिस पे तुम देखोगे कि जब इग्नियस रॉक बाहर आ रहा होता है तो मल्टीपल चट्टानें बनती है, ठीक है, अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। अगर इग्नियस रॉक अंदर बने यानी कि सरफेस के नीचे फ्रीज हो, जमे हो, फ्रीज नहीं मतलब जम रहा है, वो सॉलिडिफाई हो रहा है बेसिकली, तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अगर वोल्केनो से बाहर आके या किसी भी तरह से ये बाहर आ जाए एंड बाहर आके ये सॉलिडिफाई हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव में आपको डिफरेंस पड़ गया। अब ये जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं बेसिकली उसके कुछ प्रकार हैं जो कि आपको जानना चाहिए।
सबसे पहले आता है इसका बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है? बहुत लार्ज शेप, गुंबद नुमा आकृति, जो आपको डीप इनसाइड द अर्थ मिलता है। तो यहाँ पे गुंबद के रूप में आपको डिपोजिशन ऑफ मटेरियल दिखाई पड़ता है, इसको हम लोग बैथोलिथ कहते हैं। फिर आपको आता है लेकोलिथ। ये है लेकोलिथ। जब ये नीचे से मैग्मा, ये डक्ट से इसको स्पेस मिला, ये ऊपर उठा, एंड पर ऊपर क्या है? हार्ड रॉक स्ट्रक्चर है। तो इस हार्ड रॉक स्ट्रक्चर को तोड़ के ये बाहर नहीं जा सका, तो सारा का सारा मैग्मा यहाँ पे जमा होया और ऐसे मशरूम शेप की आकृति बनाती। तो जब इस तरह की आकृति बनती है, इसको हम लोग लेकोलिथ कहते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डाइक। ये जो ऊपर की तरफ इंट्रूजन होके परपेंडिकुलरली बनता है, इस रॉक को कहते हैं डाइक। और अगर ये लेयर्स के अंदर जाके पैरेलली बनता है, तो इसको कहते हैं सिल। तो सिल्स एंड डाइक्स आपको समझ गए। अगर यही बेसिन शेप्ड, कटोरी नुमा आके यहाँ पे बन जाए, कटोरी नुमा ऐसे आए, ये ऊपर की तरफ बनने की जगह नीचे की तरफ बन जाए, है ना, ये नीचे की तरफ इस तरह से बन जाए, तो इसको कहता है लोपोलिथ। ओके, लोपोलिथ। और एक होता है कि अगर मान लो कि यहां से इंक्लूड किया और यहाँ पे एंटीक्लाइनल सिंक्लाइनल स्ट्रक्चर है, तो ये एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइन में जब आपका रॉक जमा होकर लगातार आपको बना हुआ दिखाई दे, तो उसको हम लोग कहते हैं फेकोलिथ। ठीक है, तो बैथोलिथ डीप इनसाइड, लेकोलिथ गुंबद नुमा, फेकोलिथ ये आपको एंटीक्लाइन सिंक्लाइन में बनता है, लोपोलिथ आपके मतलब आपका डिप्रेशन में डिपॉजिट जब हो जाए तो आपको लेपोलिथ मिलता है, लोपोलिथ मिलता है। सिल्स, सिल्स आपको देखो ये पैरेलली जब मिल रहा है तो सिल्स कहते हैं, परपेंडिकुलर जब मिलता है आपको तो डाइक कहते हैं। तो सिल्स एंड डाइक्स ये सारे आपके इंट्रूसिव इग्नियस रॉक हैं। आगे अगर हम लोग चलें तो अगला रॉक होता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री मतलब स्तरधारी चट्टानें, स्तर, सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या होता है? जो इरोजनल एंड वेदर्ड मटेरियल होता है रॉक के ऊपर, अलग अलग एजेंट वेदरिंग एंड इरोजन की प्रक्रिया करते हैं, तो जो वे वेदर्ड एंड इरोडेड रॉक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। सेडिमेंटम से आया है, यानी कि सेटल डाउन, रॉक इरोड हुआ, वो सेटल डाउन हुआ तो उसके कारण हमें सेडिमेंट्री रॉक बना हुआ दिखाई देता है। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक होता है इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि इसमें आपको फॉसिल देखने को मिलता है ना, सेडिमेंट्री रॉक में अक्सर आपको फॉसिल देखने को मिलता है क्योंकि इसमें लेयर्स जमा, कंसोलिडेटेड मटेरियल होता है क्योंकि इरोडेड एंड वेदर्ड मटेरियल से बना हुआ है। उसके बाद अगर इसमें बात करोगे तो ये इसमें पोरोसिटी ज्यादा होती है। पोरोसिटी ज्यादा होने का मतलब कि पानी नीचे बहुत आराम से पास हो सकता है। ओके, तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। लेयर्स में हमेशा दिखेंगे एंड फॉसिल मिलेगा। सबसे ज्यादा तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करोगे कि ये फॉर्मेशन कैसे होता है, तो अगर ये मैकेनिकली फॉर्म्ड है, यानी कि चट्टाने आपस में जुड़ गए, जैसे बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स आपस में जुड़ गया तो सैंडस्टोन बना, ठीक है। तो मैकेनिकल फॉर्मेशन के कारण, सीमेंटेशन के कारण जब आपस में चीजें जुड़े एंड रॉक बने, उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकली फॉर्म्ड या फिर क्लास्टिक रॉक्स। क्लास्टिक रॉक्स क्या होते हैं? जो कि मैकेनिकली फॉर्म होता है। कौन कौन से? जैसे कि आपका सैंडस्टोन, जैसे कि आपका कॉन्ग्लोमेरेट, जैसे कि आपका क्ले रॉक, शेल, ये सब क्या है आपका मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। दूसरा, अगर उसके फॉर्मेशन में कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो, जैसे कि सल्यूबल चीजें हो, सोल्यूशन के कारण बन रहा हो या केमिकल रिएक्शन के कारण बन रहा हो, तो ऐसे रॉक्स को हम लोग कहते हैं केमिकली फॉर्म्ड इग्नियस, केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, जैसे जिप्सम हो गया, सॉल्ट रॉक हो गया, ये सारी चीजें। फिर आता है ऑर्गेनिकली फॉर्म। जब ऑर्गेनिक मटेरियल्स के कारण, ऑर्गेनिक प्रोसेसेस के कारण आपके रॉक का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म। जैसे फॉसिल्स दब गए, कोयला बन गया, तो ये क्या है? एक कोयला एक तरह का ऑर्गेनिकली फॉर्म, ठीक है। यही क्लासिफिकेशन कहां पे हो रहा है या फिर कौन सा मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसके बेसिस पे भी हो सकता है। जैसे आर्जिलेसियस हो सकता है, जिसको हम लोग एक्वस रॉक भी कहते हैं। अगर पानी के क्षेत्रों में बने या पानी ट्रांसपोर्ट करके मटेरियल को ले जा रहा है, उसको डिपोजिशन से बने, तो उसको हम आर्जिलेसियस रॉक कहते हैं। उसके बाद एओलियन हो सकता है, जब हवा लेके जाए, ठीक है। लेकुस्ट्राइन हो सकता है, जब लेक के अंदर उसकी फॉर्मेशन हो। ग्लेशियल हो सकता है, अगर ग्लेशियल के इरोजन के कारण वो मटेरियल वहां पे सेडिमेंटेशन हुआ हो। तो इस तरह के रॉक्स हमें अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, अब अगला आता है हम लोगों का मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फोज का मेटामॉर्फ का मतलब होता है अपने रूप में परिवर्तन, ठीक है। तो जब इग्नियस रॉक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक,
जब अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशन में जाता है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर का जब उस पर इंपैक्ट पड़ता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें हमें परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। तो जब उसकी प्रॉपर्टीज में आपको परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा तो वो अपना रूप बदल लेगा, मेटामॉर्फ हो जाएगा। तो इस स्थिति को हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो जब रूपांतरित हो जाए चट्टाने, कोई भी चट्टान किसी और चट्टान में रूपांतरित हो जाए, किसके कारण? टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन के कारण, तो उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ऑलराइट, एंड ये जो साइकिल है इट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म साइकिल, जब एक रॉक या मटेरियल दूसरे मटेरियल में बदल रहा होता है। जैसे कि यहां से मान लो कि इग्नियस रॉक निकला, इग्नियस रॉक का ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन होता है तो सेडिमेंटेशन होता है, सेडिमेंटेशन के बाद रॉक धीरे धीरे बड़ी होता जाता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज करता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है। तो दिस इज मेटामॉर्फिज्म की प्रक्रिया। तो आपको ये 3 रॉक्स के बारे में पता होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे रॉक्स के नाम आपको आएंगे, जैसे लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, शेल से सिस्ट बनता है, शेल या क्ले से स्लेट बनता है, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बनता है, सिस्ट या ग्रेनाइट से नीस बनता है, स्लेट से फाइलाइट बनता है, गैब्रो से एम्फिबोलाइट बनता है, शेल से हॉर्नफेल्स बनता है, पीरियोडाइट से सर्पेंडाइट बनता है। तो इस तरह के जो ये रॉक्स हैं वो आपको पता होना चाहिए किस रॉक से कौन सा रॉक बनता है। ऑलराइट, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रॉक्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं, इसको हार्डनेस को मेजर करने के लिए हम लोग मोहस स्केल का यूज करते हैं। मोहस स्केल का यूज किया जाता है हार्डनेस ऑफ द रॉक या हार्डनेस ऑफ द मिनरल की बात इसमें हम लोग कर सकते हैं। ये जो स्केल है 1 से लेकर 10 तक जाता है, वेयर 1 टॉक जो टाल्कम पाउडर होता है उसके लिए यूज किया जाता है, एंड डायमंड की हार्डनेस को हम लोग मोहस स्केल्स पे 10 पे रखते हैं। तो दिस वाज अबाउट टुडेज क्लास, जिसमें हमने थोड़ी थोड़ी रॉक की बातें की। अब आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस है ये आपको एक डायरेक्शन देगी, आपको पढ़ना खुद से पड़े। ऑलराइट, ये आपको डायरेक्शन देने का, अच्छा ये चीजें पढ़नी है, ये चीजें छूट रही हैं, या क्विक रिवीजन के फॉर्म में ही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें हम लोग वही चीजें करते हैं जिसमें कि क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है। ऑलराइट, ये थी आज की क्लास, थैंक यू सो मच। अगर तुम लोग फुल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये क्रैश कोर्स अभी भी चल रहा है, इसमें लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज का डिस्कशन है, सरप्राइज टेस्ट है, बहुत सारी चीजें, एंड हर टॉपिक के लिए स्टडी मटेरियल है, क्विक रिवीजन शीट्स हैं, फैक्ट शीट्स हैं, ये सारा आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। नहीं तो टेस्ट सीरीज तो सबके लिए रिकमेंडेड है, टेस्ट सीरीज तो लेना ही। 20 टेस्ट 1500 क्वेश्चन तो यही हो गए, एंड 900 क्वेश्चन आपके, हाँ 900 क्वेश्चन के लगभग आपके ये सेक्शन टेस्ट में हो गए, एंड उसके बाद जो बाकी के टेस्ट हैं वो तो अलग अलग है। तो 2500 3000 के लगभग क्वेश्चन सिर्फ इस कोर्स में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, हम लोग मिलेंगे कल क्लास में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, सब जगह होता है। आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे भी जाके आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। वैसे भी ऐप पे एक फुल टेस्ट तो फ्री आएगा ही, तो आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम कल 10 बजे। तो हम लोग मिलेंगे ही एमसीक्यू सेशन में। एमसीक्यू सेशन तो जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि पीवाईक्यू हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पीआईक्यू का प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।